कल्पना कीजिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक ही देश को अपनी तरफ रखना चाहती हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, और बीच में खड़ा है भारत। सवाल यह है कि आखिर भारत ऐसा क्या कर रहा है कि दोनों ही महाशक्तियां उसे खोना नहीं चाहती। और उससे भी बड़ा सवाल है, अगर अमेरिका बार बार चाहता है कि भारत रूस से दूरी बना ले, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा। ये कहानी सिर्फ दो देशों की दोस्ती ही नहीं है, ये कहानी है उस विदेश नीति की जिसे आज पूरी दुनिया इंडिया बैलेंसिंग एक्ट के नाम से जानती है। एक ऐसा संतुलन जिसे बनाए रखना हर साल पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आज भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जिसके रूस और अमेरिका दोनों के साथ बेहद करीबी रिश्ते हैं। एक तरफ अमेरिका है, भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक और तकनीकी साझेदार बनता जा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस आज भारत की रक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। भारतीय सेना के हथियारों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमानों तक दशकों से रूस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि भारत ने कभी किसी एक देश को चुनने की बजाय दोनों के साथ रिश्तों को अपने राष्ट्र हितों के हिसाब से संतुलित रखने की कोशिश की। इस नीति ने भारत को अमेरिका के साथ रक्षा तकनीक और खुफिया सहयोग और इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी बनाने का मौका दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत रूस से हथियार भी खरीदता रहा और यूक्रेन युद्ध के बाद रियायती कीमतों पर रूसी कच्चा तेल भी आयात करता रहा। लेकिन यह संतुलन कभी आसान नहीं रहा। अमेरिका लगातार चाहता रहा कि भारत धीरे धीरे रूस पर अपनी निर्भरता कम करे। यूक्रेन युद्ध के बाद यह दबाव और ज्यादा बढ़ गया। पश्चिम देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने ना तो रूस से अपने संबंध तोड़े, ना ही सस्ती कीमत पर मिलने वाले रूसी तेल खरीदने बंद किए। भारत का तर्क साफ नजर आता है, विदेश नीति भावनाओं से नहीं बल्कि राष्ट्र हितों से चलती है। अगर देश की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए सस्ता तेल उपलब्ध है, तो भारत अपने लोगों के हितों को प्राथमिकता देगा। हालांकि इस फैसले की कीमत भी भारत को चुकानी पड़ी। लेख के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ा। ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। इससे साफ संकेत गया कि वॉशिंगटन अब केवल सलाह नहीं दे रहा बल्कि आर्थिक दबाव का इस्तेमाल भी कर सकता है। यही वो दौर था जब भारत की विदेश नीति की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो गई। एक तरफ रूस से पुराने रिश्ते थे, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ तेजी से बढ़ती रणनीतिक साझेदारी थी। दोनों को साथ लेकर चलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया हो। इससे पहले भी ऐसा एक बड़ा मामला सामने आ चुका था, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जब भारत ने रूस से दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक S-400 खरीदने का फैसला किया, तब भी अमेरिका ने साफ संकेत दिया कि अगर भारत ये सौदा करता है तो उस पर CAATS कानून के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उस समय भी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे और लगातार ये चर्चा चल रही थी कि भारत पर आर्थिक और रक्षा संबंधी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया। जब S-400 की डिलीवरी शुरू हुई, तब तक अमेरिका में सत्ता बदल चुकी थी। जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके थे। बाइडेन प्रशासन ने भारत को सिर्फ एक खरीदार के रूप में नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा। यही कारण था कि भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसका सीधा असर ये हुआ कि भारत ने रूस के साथ अपने रक्षा और व्यापारिक रिश्तों को भी जारी रखा और अमेरिका के साथ भी सहयोग को लगातार बढ़ाता गया। यानी नई दिल्ली ने किसी एक को चुनने के बजाय दोनों के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाया। यही वजह है कि भारत की विदेश नीति को लंबे समय तक दुनिया की सबसे सफल बैलेंसिंग डिप्लोमेसी में गिना जाता रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका जानता है कि भारत रूस से अपने रिश्ते नहीं तोड़ने वाला, तो फिर वो लगातार भारत को रूस से दूर करने की कोशिश क्यों करता है? आखिर अमेरिका की असली रणनीति क्या है और क्या भारत आने वाले वर्षों में भी इसी तरह दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा, या बदलती दुनिया उसे किसी एक पक्ष को चुनने पर ही मजबूर कर देगी? इसी सवाल का जवाब हमें भारत और रूस के पिछले 7 दशकों के रिश्तों में पता चलता है। भारत और रूस के रिश्तों को अगर सिर्फ हथियारों की खरीद तक सीमित समझा जाए तो ये तस्वीर अधूरी हो जाएगी। इन संबंधों की नींव आज नहीं बल्कि 1950 के दशक में पड़नी शुरू हुई थी, जब भारत एक नया आजाद देश था और अपनी अर्थव्यवस्था, उद्योग और रक्षा क्षमता को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। उस दौर में तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। भारतीय उद्योगों के निर्माण से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की कई बड़ी परियोजनाओं को खड़ा करने में सोवियत मदद मिली। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी कि ONGC जैसी संस्थाओं के विकास में सहयोग हो, या फिर भारत के परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को शुरुआती दौर में मिला तकनीकी समर्थन, रूस भारत के उन साझेदारों में शामिल रहा है जिसने ऐसे समय में हाथ बढ़ाया जब पश्चिम देशों के साथ भारत के रिश्ते उतने सहज नहीं थे। यही वो इतिहास है जिसकी ओर भारत आज भी बार बार इशारा करता है। दोनों देशों के रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा 1971 में आई, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी और अंततः बांग्लादेश का जन्म हो गया।
तब सोवियत संघ खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया। अगस्त 1971 में हुई भारत सोवियत शांति मित्रता और सहयोग संधि ने उस समय भारत को एक बड़ा राजनीतिक भरोसा दिया। यही वजह है कि भारत के नीति निर्माता आज भी कहते हैं कि रूस केवल हथियार बेचने वाला देश नहीं रहा, बल्कि उसने कई मुश्किल दौर में भारत का साथ दिया है। यही ऐतिहासिक अनुभव दोनों देशों के बीच भरोसे की सबसे बड़ी पूंजी बन गया है। समय के साथ ये रिश्ता और गहरा होता गया। सोवियत संघ ने 1960 के दशक में ही भारत को MiG-21 लड़ाकू विमानों की तकनीक हस्तांतरित करनी शुरू कर दी थी। बाद के वर्षों में ये सहयोग सिर्फ खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संयुक्त अनुसंधान, डिजाइन, विकास और निर्माण तक पहुंच गया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया। T-90 टैंकों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन से लेकर INS विक्रमादित्य, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और AK-203 राइफल के संयुक्त निर्माण तक दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को लेकर लगातार नई दिशा दी। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के दौरान सैन्य तकनीकी सहयोग को अगले 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने और सहमति बनी। यही कारण है कि आज भी भारत के सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों और प्लेटफॉर्म का बड़ा हिस्सा रूस या पूर्व सोवियत संघ से जुड़ा माना जाता है। यही इतिहास उस सवाल का जवाब भी देता है जो अक्सर पश्चिमी देशों की ओर से पूछा जाता है, भारत आखिर रूस से दूरी क्यों नहीं बनाता। इस सवाल का सबसे चर्चित जवाब विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में दिया था। उनसे पूछा गया कि यूक्रेन युद्ध के बाद क्या भारत हथियारों के लिए रूस पर अपनी निर्भरता कम करेगा। जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच ये रिश्ता दशकों पुराना है और इसके पीछे केवल रक्षा खरीद नहीं बल्कि ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि लंबे समय तक पश्चिमी देशों ने भारत को वो सैन्य सहयोग नहीं दिया जिसकी उसे जरूरत थी। इसके उलट शीत युद्ध के दौरान कई पश्चिम देशों के रिश्ते पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के साथ अधिक मजबूत रहे। ऐसे में भारत ने अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए सोवियत संघ के साथ भरोसेमंद साझेदारी विकसित की। यही वजह है कि आज के फैसलों को केवल वर्तमान राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। फिर आता है फरवरी 2022, जब रूस ने यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया और पूरी दुनिया की राजनीति बदल गई। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए और अधिकांश पश्चिमी देशों ने मॉस्को से दूरी बना ली। इसी समय भारत पर भी दबाव बढ़ गया कि वो रूस की खुलकर आलोचना करे और आर्थिक तथा रक्षा संबंधों पर दोबारा विचार करे। लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। भारत ने लगातार कहा कि युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति से निकलना चाहिए। भारत ने रूस की निंदा करने वाले कई प्रस्तावों से दूरी बनाई, लेकिन साथ ही शांति की अपील भी जारी रखी। यही वो संतुलन था जिसे भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा बताता रहा है। यूक्रेन युद्ध का एक बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस ने रियायती कीमतों पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया और भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने आयात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की। देखते ही देखते रूस भारत के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया। इस फैसले की पश्चिमी देशों में आलोचना होने लगी, लेकिन भारत का तर्क था कि उसकी पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करना है। यही कारण है कि तमाम आलोचनाओं के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता दी और रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखे। यही से यह साफ हो जाता है कि भारत के लिए रूस केवल अतीत की विरासत नहीं बल्कि वर्तमान की रणनीतिक आवश्यकता भी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत ने अमेरिका की अहमियत कम कर दी। सच तो ये है कि इसी दौरान भारत और अमेरिका के संबंध भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़े। यही वो विरोधाभास है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। एक तरफ रूस के साथ ऐतिहासिक भरोसा, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ तेजी से गहराती रणनीतिक साझेदारी। अगर भारत ये संतुलन कैसे बना पा रहा है और अमेरिका इसे क्यों स्वीकार कर रहा है, यही कहानी अब अगले हिस्से में आगे बढ़ती है। अगर यूक्रेन युद्ध के बाद किसी एक चीज ने दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा तो वो थी भारत की विदेश नीति। पश्चिमी देशों को उम्मीद थी कि भारत भी रूस के खिलाफ उसी तरह का रुख अपनाएगा जैसा अमेरिका और यूरोप ने अपनाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने एक तरफ युद्ध को लेकर चिंता जताई, बातचीत की और कूटनीति का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर रूस के साथ अपने रक्षा और ऊर्जा संबंधों को पूरी तरह खत्म भी नहीं किए। यही वजह है कि भारत की विदेश नीति को लेकर दुनिया भर में बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे व्यवहारिक नीति कहा तो कुछ ने इसे संतुलन साधने की कला बता दिया। दरअसल भारत का तर्क बिल्कुल स्पष्ट था। भारत का कहना था कि उसकी विदेश नीति किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं बल्कि भारत के राष्ट्र हितों के आधार पर तय होती है। यही कारण है कि रूस से रियायती कीमतों पर मिलने वाला कच्चे तेल का आयात जारी रहा। भारत के लिए ये केवल व्यापार का मामला नहीं था बल्कि करोड़ों लोगों की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का सवाल था। अगर वैश्विक बाजार में महंगा तेल खरीदने की बजाय सस्ता विकल्प उपलब्ध है तो किसी भी सरकार के लिए अपने नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देना स्वाभाविक माना जाएगा। इसी सोच ने भारत को पश्चिमी आलोचनाओं के बावजूद अपने फैसले पर कायम रहने का आधार। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि भारत अमेरिका से दूरी बना रहा था। हकीकत इसकी बिल्कुल उलट थी। इसी दौर में भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंच गए। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक तकनीकी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी तेजी से बढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई बैठकों ने इस सहयोग को नई दिशा दी। दोनों देशों ने केवल हथियारों की खरीद बिक्री तक सीमित रहने की बजाय रक्षा तकनीक के संयुक्त विकास, उत्पादन और अनुसंधान पर भी जोर दिया। अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने भारत में उन्नत
ड्रोन कार्यक्रमों में सहयोग पर सहमति जताई, जबकि जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ F414 फाइटर जेट इंजन के तकनीक हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। ये दिखाता है कि अमेरिका भारत को केवल एक ग्राहक नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा था। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि भारत भविष्य में रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वदेशी AMCA परियोजना पूरी तरह तैयार होने तक भारतीय वायुसेना की क्षमता मजबूत रखने के लिए ये विकल्प देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है, भारतीय सरकार और भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की है, इसीलिए इसे फिलहाल संभावनाओं और मीडिया रिपोर्ट के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम सरकारी निर्णय के रूप में। लेकिन इन चर्चाओं से इतना जरूर स्पष्ट होता है कि भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग भविष्य में भी पूरी तरह समाप्त होने वाला नहीं दिखता। दूसरी ओर रूस भी लगातार ये दोहराता रहा है कि भारत उसके लिए केवल हथियार खरीदने वाला ग्राहक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है। जब भी भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होते हैं तब भी मॉस्को की ओर से यही कहा जाता है कि भारत रूस संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। यही संदेश भारत भी देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत में भी दोनों देशों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उनकी साझेदारी स्वतंत्र है और इसे किसी अन्य देश के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यही सोच है भारत की विदेश नीति का मूलाधार भी बन चुकी। लेकिन बदलती वैश्विक राजनीति ने इस संतुलन को पहले से कहीं ज्यादा कठिन बना दिया। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, रूस और पश्चिम के लगातार गहराता टकराव, इंडो पैसिफिक में बदलते समीकरण और दक्षिण एशिया की नई कूटनीतिक चुनौतियां, इन सब के बीच भारत को हर कदम बेहद सावधानी से उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि आज भारत की विदेश नीति सिर्फ दोस्ती निभाने की कहानी नहीं है, बल्कि हर फैसले में राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हित और रणनीतिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत का हर फैसला सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती रूस या अमेरिका में से किसी एक को चुनने का नहीं है, बल्कि दोनों के साथ अपने हितों को सुरक्षित रखने की है। यही कारण है कि भारत बार बार स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत किसी भी वैश्विक शक्ति के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा, बल्कि हर फैसला अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर करेगा। यही नीति भारत को आज बाकी कई देशों से अलग बना देती है। दरअसल अगर अमेरिका भारत को रूस से दूर करना चाहता तो इसके पीछे भी उसकी अपनी रणनीतिक सोच। अमेरिका लंबे समय से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर सबसे बड़ी चुनौती मानता है। इस रणनीति में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा तकनीकी साझा कर रहा है, संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है और दोनों देशों के बीच औद्योगिक सुरक्षा और उन्नत रक्षा सहयोग का नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। अमेरिका को उम्मीद है कि भविष्य में भारत धीरे धीरे अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पश्चिम तकनीकों पर अधिक भरोसा करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया। वो रूस के साथ अपने दशकों पुराने रिश्तों को खत्म करने जा रहे हैं। भारत का तर्क भी काफी स्पष्ट है, किसी भी देश की विदेश नीति या तो ये या फिर वो जैसी नहीं हो सकती। भारत के लिए अमेरिका अत्याधुनिक तकनीक, निवेश, व्यापार और इंडो पैसिफिक सहयोग का महत्वपूर्ण साझेदार है। वहीं रूस रक्षा उपकरण, ऊर्जा सुरक्षा और लंबे समय से बने भरोसे का आधार है। ऐसे में भारत दोनों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग करना चाहता है। यही कारण है कि भारत कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहता किसी भी एक देश से दोस्ती करने का मतलब दूसरे देश से दूरी बनाना है। यही वो सोच है जो उस समय भी दिखाई दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। रूस ने यूक्रेन के हालात और अपने आंतरिक घटनाक्रम की जानकारी साझा की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों और उपलब्धियों का जिक्र किया। इस बातचीत में यह संदेश दिया गया कि भारत किसी एक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दूसरी साझेदारी को कमजोर करने की नीति पर नहीं चलता। यही भारत की कूटनीति का सबसे बड़ी पहचान। हालांकि भविष्य की राह बिल्कुल आसान नहीं। दुनिया तेजी से बदल रही है। रूस और पश्चिम के बीच टकराव अभी खत्म नहीं हुआ। चीन का बढ़ता प्रभाव एशिया और रणनीतिक तस्वीर को लगातार बदल रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा तकनीक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को लेकर नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे माहौल में भारत पर समय समय पर अलग अलग दिशाओं से दबाव बनना तय है। कभी रूस के साथ रक्षा सहयोग सवालों के घेरे में आएगा तो कभी अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों पर दूसरे देश अपनी प्रतिक्रिया दें। लेकिन अब तक भारत ने जिस तरह इन परिस्थितियों को संभाला है उससे यही संकेत मिलता है कि भारत आने वाले समय में भी किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने स्वतंत्र फैसलों पर कायम रहने की कोशिश करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्या आने वाले समय में भारत इसी तरह रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बनाए रख पाएगा या बदलती वैश्विक राजनीति उसे किसी एक पक्ष के और करीब ले जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप सबसे पहले ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें, डॉक्यूमेंट्स और पर्दे के पीछे की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप चैनल के QR कोड को अभी स्कैन करें और तुरंत जुड़ जाएं। मैं मिलूंगी आपसे अगली बड़ी खबर में और उसके पीछे छिपी पूरी कहानी के साथ। नमस्कार।